हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, तो हम आधुनिक भारत का इतिहास तो पढ़ा ही रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। उस सब्जेक्ट का नाम था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को हम जो है दोस्तों, यह भारतीय संविधान का हमारा चौथा वीडियो है। तो हम भारतीय संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, ताकि आप हर एक घटना को अच्छे से समझ सकें कि संविधान का जो संवैधानिक विकास हो रहा था। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से जो सारे लोग पढ़ाते हैं, तो हमने उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे की परिस्थितियों को बताते हुए उस एक्ट के बाद आने का प्रयास किया था। तो हमारा यह मकसद भी था दोस्तों बताने के लिए संविधान का, कि क्यों भारत के संविधान को, जैसे भारत के चाहे हड़प्पा सभ्यता था या चाहे ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के बाद अगर शुरू होता है तो महाजनपद का काल शुरू होता है। महाजनपद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण जनपदों को एक करके एक क्षत्रप राज्य स्थापित किया था। फिर उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, अशोक जैसे लोग शासन करते हैं। फिर कहीं जो है अंधकार युग का शुरू होता है, जिसमें शुंग वंश शुरू होता है, कुछ कनिष्क जैसे शासकों का क्रम शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों फाइनली गुप्त वंश होता है। गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर काल शुरू होता है। हर्षवर्धन जैसे महान सम्राट का शासन काल चलता है। उसके बाद अरब इन्विजन होता है इंडिया में, मतलब मुस्लिमों का शासन शुरू होता है। मुस्लिमों के बाद फिर मुगल आते हैं, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये था दोस्तों, और भारत के जो भी क्षेत्रीय राजपूत रजवाड़े थे उन सबको पढ़ने के तत्पश्चात हमारा जो मकसद ये था कि क्या भारत के संविधान को हूबहू भारत के इतने भी रजवाड़े थे, चाहे ऋग्वैदिक काल था, चाहे गुप्त वंश था, चाहे मौर्य वंश था, तो भारत के जितने भी, चाहे राजपूत काल थे, तो भारत के जितने भी रजवाड़े थे, क्या उनके किसी एक प्रशासनिक ढांचा को एज इट इज हूबहू भारत के संविधान के रूप में मान्यता क्यों नहीं दिया गया? तो इसके पीछे कारण यही था दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। तो कहीं कोई ऐसा एक प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी राजा में, या भारत की तो बातें छोड़ दी, पूरे वैश्विक स्तर पर उन्होंने जब स्टडी किया और ये पाया कि कोई भी ऐसा राजा पूरे विश्व में नहीं मिला जो जनता के कल्याण के लिए, या जो एक लोकतंत्र सरकार की जो मूलभूत भावनाएं होनी चाहिए जनता के कल्याण के लिए, तो उसमें किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी ये सारी चीजें निहित नहीं था। चाहे वो मराठा थे, चाहे मैसूर थे, चाहे जो भी थे। और वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के स्तर पर भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के द्वारा यह भी अध्ययन किया गया, उनकी काउंसिल के द्वारा, स्वयं उनके द्वारा। तो कोई भी ऐसा प्रशासनिक ढांचा किसी राजा का नहीं मिला कि एज इट इज हूबहू वही लागू कर दिया जाए। तो इसीलिए हर एक देश के संविधान को, हर एक देश की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरा व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक चीजों को जो है आपके सम्मुख रखें। तो इतिहास में जो संवैधानिक विकास पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे तो ये कहीं ना कहीं लिखित संविधान के रूप में भारत में शासन कर रहे थे। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे कंपनी जो है भारत में जब हस्तक्षेप करती है तो व्यापार के साथ साथ यह जो है क्या प्राप्त कर लेती है, राजनीतिक अधिकार बंगाल में प्राप्त कर लेती है। तो अब जब जैसे ही राजनीतिक अधिकार बंगाल में प्राप्त किया, एक भूमि पर कब्जा कर लिया कंपनी ने, तो अब उसी भूमि पर जो है ब्रिटिश की संसद जो है एक नियंत्रण स्थापित कर रही थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। हमारी ये जो क्लास होती है दोस्तों, हमारी यह जो क्लास होती है, अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, नेट, जेआरएफ या सब्जेक्ट बेस की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारा पूरा क्लास को व्याख्या सहित देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो लेखपाल, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, एसएससी 10+2, सीजीएल और जो भी चाहे जीडी का हो गया, जो भी छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस क्लास से सिर्फ और सिर्फ, यानी आज हम पिट्स इंडिया के बता रहे हैं, आप केवल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, कायदे से पढ़ सकते हैं और आप क्लास को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके लिए उतना यूजफुल क्लास नहीं है। 2-3 मिनट आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सारी जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, नेट, जेआरएफ जैसे सब्जेक्ट बेस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा व्याख्या भी अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो आइए दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारा हो चुका था। हमने आपको बताया था कैसे आंशिक रूप से थोड़ा सा कंपनी ने, ब्रिटिश संसद ने जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसी के आगे एक और एक्ट आ रहा है, वह एक्ट आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए पिट्स इंडिया एक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट आने के पीछे कारण क्या था। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट्स, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो वहां जैसे सभा नहीं करते हैं जनसभा, तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो ये जनसभा करते थे। तो क्योंकि वहां पर ब्रिटेन में चुनाव बड़े पैमाने पर हो रहा था, लोकतंत्र था, तो चुनाव बड़े पैमाने पर हो रहा था। विलियम पिट्स जो है उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन अपोजिशन के जो है लीडर थे प्रधानमंत्री के, कि अगर वह पार्टी जो है चुनाव जीतेगी तो यह जो है कौन सत्ता में, यह जो है विलियम पिट्स अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह जो है कि मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन कर रहे हैं। मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन करने का तात्पर्य यह था कि इंग्लैंड से केवल और केवल ईस्ट इंडिया ये मतलब कुछ ही व्यापारियों को छूट दिया गया था कि वह जो है भारत के साथ व्यापार करें, जबकि इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। तो विलियम पिट्स ने इस बात का आह्वान किया था, वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे, मुक्त व्यापार की नीति अपनाएंगे, सभी को, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा, सभी लोग जो है व्यापार करेंगे। और इन्होंने एक भी कहा था कि हमने यहाँ पर लिखा है कि 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनता है यंगर पिट्स, इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार की नीति एवं डंडास अधिनियम को लेकर इंग्लैंड में फॉक्स की सरकार, यानी विलियम पिट्स के पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे फॉक्स, उनकी सरकार गिर जाती है। फॉक्स मतलब समझ जाइए लोमड़ी जैसे नाम लिखा गया है। फॉक्स की सरकार गिर गई। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज III ने यह दोनों अधिनियम पारित नहीं होने दिया था संसद में, यानी ब्रिटेन के जो सम्राट थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके डंडास अधिनियम और जो है जो एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार की नीति थी उसको जो है संसद से पास भी नहीं होने दिया, स्वयं हस्तक्षेप करके। है दोस्तों, हुआ क्या, इससे भारत में एक प्रकार से दोहरा शासन चल रहा था कंपनी एवं संसद का, यानी हल्का फुल्का आंशिक रूप से संसद का भी कंट्रोल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी का भी नियंत्रण था। कहीं न कहीं दोहरा शासन भी भारत में चल रहा था। हमने यहाँ पर लिखा भी है, कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संसद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रक मंडल कहते थे, के कार्य क्या थे दोस्तों, इस सैनिक कार्य, युद्ध संधि लगाना, भू राजस्व संबंधी कार्यों को देखने के लिए ब्रिटिश सम्राट कर्मचारियों का चयन करेंगे, यानी सैनिक, युद्ध संधि और भू राजस्व संबंधी कार्यों को देखने के लिए ब्रिटिश सम्राट जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। तो अब कंपनी क्या करेगी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि युद्ध करना है, संधि करना है, भू राजस्व के कर्मचारियों को नियुक्त करना, यह काम कौन करेगा, आप सीधा सीधा सम्राट करेंगे, यानी ब्रिटिश की संसद करेगी। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लिखा कुल छह कमिश्नरी बोर्ड का बनाया गया था, जैसे राज्य सचिव थे, वित्त सचिव थे, सम्राट द्वारा 4 सदस्यों का प्रिवी काउंसिल में मनोनयन करेंगे, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य एवं प्रांतीय परिषद के सदस्य की नियुक्ति तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या ब्रिटिश सम्राट कभी हटा भी सकता था। इतना नियंत्रण था किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। है दोस्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति हस्तांतरण की फाइलें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आएंगी, 14 दिन में निर्णय देना होगा। ठीक है दोस्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति हस्तांतरण की फाइलें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आएंगी, यानी एक प्रकार से कहें ब्रिटेन की संसद के पास आएगी, सम्राट के पास आएगी, वह उस पर 14 दिन के अंदर निर्णय देने का प्रयास करेंगे। अगर आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं समझ रहे दोस्तों, आप जानिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता था कि कंपनी ने जो ब्रिटिश संसद ने जो थोड़ा सा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया था। गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद को भारत में युद्ध संधि करने से पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया था, यानी बंगाल के जो गवर्नर होंगे, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर होंगे, यदि वो भारत के किसी क्षेत्रीय राज्यों से, चाहे मराठा, मैसूर, निजाम, जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे, उनसे अगर युद्ध करना है, संधि करना है, तो पहले जो है वह किन्हें सुझाव करने का अधिकार करेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भेजी गई सिफारिश में, यहाँ पर हमने लिखा ना, गवर्नर जनरल उनकी परिषद को भारत में युद्ध संधि करने से पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति अनिवार्य कर दिया गया था। हाँ, अगर ये लोग किसी संधि, समझौता कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले
पहले जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग युद्ध संधि समझौता कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भेजी गई सिफारिश में संशोधन सुझाव रद्द करने का अधिकार था। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कंपनी के जो संचालक मंडल होते थे, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, यानी संचालक मंडल को जो कंपनी को संचालित करते थे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। यह जो है दोस्तों, यह जो है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी फाइल भेजी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास अप्रूवल करने के लिए कि सर यहाँ पे कुछ सिग्नेचर कर दीजिए, तो उन फाइलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे तो उनकी सिफारिशों में संशोधन सुझाव कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं मजबूत था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज ग्रेटर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये था। तो भारत में पिट्स इंडिया एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा, ये तो इंग्लैंड में था है दोस्तों। ये इंग्लैंड में की संसद में बहस हुआ, नियमावली बनी। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे, कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर एक संसद ने एक लोगों को और बैठाया, वो बैठाया है जिसे कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, जो कंपनी को पूरी तरीके से डायरेक्ट करते थे, चलाते थे। तो कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक संसद ने एक समिति बनाई, उसे कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगा एक प्रकार से संसद के द्वारा। तो ये इंग्लैंड में चल रहा था। तो हमने आपको बताया ना कि हमारी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो हम कहीं से भी कोई घटना को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, हर एक घटना को एक दूसरे से लिंक करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भारत में पिट्स इंडिया एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा, अब ये तो इंग्लैंड में था। अब इंग्लैंड के बाद अब भारत में जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसे समझ जाइए। गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। मुख्य सेनापति को भी शामिल किया गया। बराबरी पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसकी जो परिषद होती थी, पहले उसमें संख्या 4 होती थी, उसको 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। सेनापति, मुख्य सेनापति को भी उसमें शामिल कर दिया गया। यदि कोई निर्णय लेना तो यही तीनों लोग मत करेंगे। यदि मत जो है बराबर हो गया है दोस्तों, मत जो है बराबर हो गया तो मुख्य सेनापति जो है वह गवर्नर जनरल जो है वह निर्णायक मत भी देगा, एक अतिरिक्त मत भी दे सकता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास को पूर्ण रूप से कर दिया गया। पहले आंशिक रूप से किया गया था कि बंबई और मद्रास जो है बंगाल के अधीन रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे रघोबा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में आता है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चली जाती है, वहां से अनुमति ले लेती है कि हमने इनके साथ संधि समझौता किया है। और जैसे ही इससे जो है बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास में बंगाल प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में हल्का सा मनमुटाव होता है, लेकिन फाइनली डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, अनुमति दे दिया। तो इससे क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी की कहीं न कहीं जो विश्वास था कि सबसे ऊपर हम हैं, उसके विश्वास पर धक्का पहुंचता। उसको लगता कि केवल हमको नाम मात्र के लिए इन हमारे अधीन इनको बनाया गया है, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता इन्हें दिया गया था। इस बार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को पूर्ण रूप से कर दिया गया है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अब कोई भी निर्णय, कोई भी समझौता कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले फाइल कहाँ जाएगी, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में जाएगी। बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अप्रूवल करवाएगा किससे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, यानी संसद से। तो ये एक सिस्टम बनाया गया था। हमने यहाँ पे लिखा है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्ण रूप से कर दिया गया। गवर्नर जनरल एवं अब प्रांतीय गवर्नर को निलंबित कर सकता था। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो प्रांतीय गवर्नर को निलंबित भी कर सकता था। जैसे मद्रास हो गया, जैसे बंबई हो गया, तो अगर मद्रास और बंबई के गवर्नर यदि चाहे तो जो बंगाल का गवर्नर होता था वो इन्हें निलंबित भी कर सकता था, हटा भी सकता था। हमने यहाँ पर लिखा भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को एक अस्थायी एवं नियमित भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कहा गया था। जो हम आधुनिक भारत का इतिहास बता रहे हैं ना, उसमें हमने बताया था कि राजस्व बोर्ड के गठन की बात कब किया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुझाव पर ही गवर्नर जनरल के परिषद को जो है यह सुझाव दिया गया था कि वह एक नियमित भू राजस्व व्यवस्था लागू करे। तो आगे जब यह सुझाव के बाद यह जो एक अस्थायी व्यवस्था लागू किया जाता है, जमींदारी या इस्तेमारी या अस्थायी व्यवस्था कहा जाता है। तो इस यानी जो आधुनिक भारत को पढ़ा रहे हैं तो उसमें उन्होंने बताया था
इसी के सुझाव पर 1786 में राजस्व बोर्ड का गठन होता है। ब्रिटिश सेना को भारत जाने पर संपूर्ण खर्च, यानी अगर अब ब्रिटेन अंग्रेज सैनिक जो भारत जाएंगे तो उसका संपूर्ण खर्च जो है कौन देगा, वह कंपनी देगी। ब्रिटिश सेना को भारत जाने पर संपूर्ण खर्च कंपनी वहन करेगी। इसी एक्ट की धारा 34 के द्वारा ब्रिटिश राजा को न तो युद्ध, न ही विस्तार, न ही भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने को कहा गया था। एक प्रकार से यह भी लिखा गया था कि इसी जो पिट्स इंडिया एक्ट की धारा 34 के तहत यह सम्राट ने यह सुझाव दिया था कि जो यानी सम्राट स्वयं जो है भारतीय किसी राज्यों में न तो युद्ध करेंगे, न तो संधि करेंगे, न तो राज्य का विस्तार करेंगे और न ही भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करेंगे। कहने के लिए केवल यह एक लिखित बात था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व क्या हुआ दोस्तों? दोहरा शासन व्यवस्था लगभग 1947 तक चलता रहा कंपनी का, और कहीं न कहीं किनका? संसद का आंशिक रूप से चलता रहा, फिर भी चलता रहा। लेकिन 1858 में थोड़ा सा राज्य सचिव और जो है बना करके कुछ हटाने का प्रयास भी, थोड़ा सा दबाव डाला गया था, क्योंकि 1857 में थोड़ा सा भारत में सशस्त्र विद्रोह हुआ था, उसकी परिणति कहीं न कहीं यही हुआ था। तो हमने बताया ना, दोहरा शासन व्यवस्था लगभग 1947 तक चलता रहा। संसद का कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियंत्रण हो गया। यानी संसद का कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब एक प्रकार से संसद ही समझिए, यानी संसद का कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा हल्का सा नियंत्रण हो गया। राजनीतिक नियंत्रण था एवं प्रशासनिक नियंत्रण था, जबकि व्यापारिक नियंत्रण पूरी तरीके से कंपनी का था। यहाँ पर हमने लिखा संसद का कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण हो गया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण था, जबकि व्यापारिक नियंत्रण कंपनी का था। व्यापारिक नियंत्रण अब भी कंपनी का पूरी तरीके से बना हुआ था, जैसा कि उसने प्राप्त किया था। स्पष्टीकरण द्वारा संचालकों पर नियंत्रण था, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर थे वह जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से स्पष्टीकरण मांगते थे। इससे कहीं ना कहीं वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीनस्थ थे, उन पर भी हल्का सा नियंत्रण था, यानी संसद का। गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के युद्ध नहीं कर सकता था, यानी गवर्नर जनरल के सुझाव भी दिया गया था कि यदि आप को युद्ध करना है, संधि करना है, तो आप बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर शत्रु पहले हमला कर रहा है तो आप कर सकते हैं। तो यह सुझाव भी दिया गया था। तो अंग्रेज ऐसी परिस्थितियां आने ही नहीं देते थे, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देते थे कि भारत के क्षेत्रीय राज्य स्वयं हमला कर दे। जैसे ही हमला करते थे तो ये लोग पलटवार कर देते थे। तो ये था दोस्तों, हमने आपको थोड़ा सा बेस के साथ, फैक्ट के साथ अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। यदि कोई कमियां रह गई हैं तो आप जरूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों भाई बंधुओं को जोड़िए। और आपको लोगों को एक बहुत अपार खुशी हमें इस बात की भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल था उस पर लगभग जो है दोस्तों 73 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आपका बहुत ही आभार है। कैसे कहें दोस्तों कि आप लोगों ने जो इतना लाड प्यार दिया है हमारे YouTube चैनल पर, लगभग 73 सब्सक्राइबर हो गए हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आप ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। हम जो है आपको बैक टू बैक क्लासेस, चाहे संविधान का हो गया, चाहे भारतीय भूगोल का हो गया, चाहे इतिहास का हो गया, इतिहास का, आधुनिक इतिहास का जो है दोस्तों हम लगभग 90 वीडियो बना चुके हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसे ही चाहे 150 हो या चाहे 145 बने या चाहे 160 170 वीडियो बने, हम पूरा का पूरा आधुनिक भारत ऐसे ही लिखते हुए एनालिटिकल अप्रोच के साथ या लाइव भी आ रहे हैं दोस्तों 9:30 बजे से अब पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका। एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने छोटे भाई बंधुओं को बताइए कि यहाँ पर इतिहास एकदम निःशुल्क चल रहा है, संविधान भी चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पढ़िए कायदे से, बाकी जो कुछ होगा वो सब हम देख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।